हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गीता नंदन एकेडमी। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पार्ट सेकेंड में। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, पार्ट सेकेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन का द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। इस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। पहले हम पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा शॉर्ट एक समरी बता देता हूं कि पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि फ्रांस जो है काफ़ी डेप्थ में पड़ चुका था, क्योंकि वो काफ़ी वार में इंगेज था। और साथ ही साथ उसने उसका जो पैलेस था, वर्साइल का पैलेस महल जो था, उसका भी मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा था, आर्मी चार्जेस बहुत ज़्यादा था। इसके कारण फ्रांस काफ़ी डेप्ट में था और डेप्ट को हटाने के लिए लुई 16 यही चाह रहा था कि फिर से फ्रांस में जो है एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाया जाए, जिससे कि उसका डेप्ट जो है हट सके। और जो आपका जो सेकंड पार्ट है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, हम यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पे जो लुई 16 है वो अब एक मीटिंग बुलाने जा रहा है स्टेट जनरल की। ओके, तो बच्चों स्टेट जनरल, सॉरी फ्रेंड्स, जो स्टेट जनरल क्या था, तो स्टेट जनरल आप जानते हो कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी 3 स्टेट्स में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट कैलर्जी, सेकेंड स्टेट नोबेल्टी एंड थर्ड स्टेट जो अदर पीपुल्स थे, जो 90% पॉपुलेशन फ्रांस की थी, वो थर्ड स्टेट में काउंट हो रहा था। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड पार्ट, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो देखो यहाँ लुई 16 जो है उसने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाया, और ये मीटिंग इसलिए बुलाया गया बच्चों कि जिससे कि टैक्सेस जो है इंक्रीज किया जा सके। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डैट आई कॉल्ड यू बच्चों, बट वहाँ पे जो फ्रांस में है लुई 16 के द्वारा जो है स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी वो इसलिए बुलाई गई, वो टैक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि किंग के पास ये राइट नहीं था कि वो टैक्सेस जो है इंक्रीज़ कर सके सेल्फ अपने आप। तो इसलिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। तो स्टेट जनरल के तीनों जो आपके फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट ये कलेक्ट होते हैं, और ये डेट था 5 मई 1789 को ये मीटिंग बुलाई जाती है लुई 16 के द्वारा। और ये मीटिंग बुलाई गई तो देखो फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, इसका मतलब 300 प्रतिनिधि आपके फर्स्ट स्टेट से थे, सेकेंड स्टेट से भी 300 आपके प्रतिनिधि थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थे, एंड थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव, यानी 600 जो है प्रतिनिधि थे आपके थर्ड स्टेट से। ओके, तो देखो आपका जो थर्ड स्टेट था, तो थर्ड स्टेट के केवल जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको ही इंटर करने का एक तरह से राइट था, और क्योंकि उनके साथ जो है 90% पॉपुलेशन जो है बिलोंग करती थी, इसलिए उसके 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे। तो जो और ये मीटिंग बुलाई गई जो है पैलेस ऑफ वर्सैल, जो वर्सैल जो पैलेस था, किंग का जो फेवरेट पैलेस था, उसमें ये मीटिंग बुलाई जाती है। तो मीटिंग जब होती है तो एक साइड एक तरह आपके फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, और दूसरे साइड जो है सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके। और जो आपका थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव 600 रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आपके उनके चारों साइड जो है खड़े रहते हैं। और जो कॉमन पीपल थे उनको इंटर करने नहीं दिया जाता है, स्पेशली वोमेन, और जो आपके जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी या जो बहुत ही कॉमन पीपल थे उनको इंटर करने नहीं दिया जाता है। तो थर्ड स्टेट जब इंटर करता है तो उनके साथ 40,000 लेटर्स वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। ये 40,000 लेटर क्या था, तो ये 14,000 जो लेटर्स थे ये ग्रीवेंसेस थे, ये शिकायतें थी कॉमन पीपल की, जो लुई 16 के सामने वो रखना चाहते थे। और ये जो लास्ट टाइम ये जो देखो जो टैक्सेस इंक्रीज़ हुआ था फ्रांस का, वो 1614 में इंक्रीज़ हुआ था स्टेट जनरल की मीटिंग बुला करके। लेकिन अब इस बार स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी फिर से टैक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए, वो 5 मई 1789 को था। तो 40,000 ग्रीवेंसेस के साथ, शिकायतों के साथ जो है थर्ड स्टेट जो है इंटर करता है आपके पैलेस में, वर्सैल के। तो इस बार जो है आपके थर्ड स्टेट की एक डिमांड थी कि इस देखो पहले जो वोटिंग का जो सिस्टम था वो ये था कि अगर फर्स्ट स्टेट है तो उसकी तरफ से एक वोट होगा, और सेकंड स्टेट है उसकी तरफ से एक वोट होगा, और थर्ड स्टेट है उसकी तरफ से एक वोट होगा। ये सिस्टम था वोटिंग का। तो इससे हमेशा ये होता था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये दोनों सपोर्टिव थे लुई 16 के, इसीलिए सॉरी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये हमेशा जो है जो बॉर्बन फैमिली के ये सपोर्टिव होते थे। तो इसीलिए हमेशा जो है किंग जो है एक तरह से
टैक्सेस बढ़ाने में एक तरह से सक्सेस हो जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि थर्ड स्टेट ने ये एक डिमांड रखी, और वो डिमांड थी कि अब ऐसा नहीं होगा, यानी एक स्टेट की वैल्यू, एक वोट की वैल्यू एक नहीं होगी। मीन्स कि जितने रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपके फर्स्ट स्टेट में 303 वोट माने जाएंगे, अगर सेकेंड स्टेट में 300 पीपुल्स हैं तो 300 वोट माने जाएंगे, वैसे ही थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स हैं तो 600 वोट माने जाएंगे। ये प्रपोजल आपके जनरल असेंबली, स्टेट जनरल की मीटिंग में थर्ड स्टेट की तरफ से रखा जाता है। और ये जो आइडिया था ये कहाँ से आया, तो ये रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही आइडिया था कि 1 पर्सन 1 वोट की जो वैल्यू है ना, यानी पीपुल को अपना राइट है कि वो क्या करें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करे, तो यानी हर एक पर्सन की एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है आपके थर्ड स्टेट ने ये डिमांड जो है लुई 16 के सामने रखी, लेकिन लुई 16 इसको मानने से रिजेक्ट कर देता है। और जब रिजेक्ट करता है तो नेशनल असेंबली, जो आपका जो थर्ड स्टेट जनरल था, स्टेट असेंबली थी, वो मूव आउट कर देती है वर्साइल के जो है पैलेस से। तो जब बाहर ये मूव आउट करती है तो कहते हैं कि अब जा कर के ये पहुंच जाते हैं जो पैलेस का जो एक टेनिस कोर्ट प्लेस था, ठीक है। तो वर्साइल का जो पैलेस था उसी के इंडोर एरियाज़ में एक टेनिस कोर्ट था, वहीं पे जा कर के ये कलेक्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर ये डेट था 20 जून 1789 को। इस दिन जो है ये अपने आप को जो जनरल असेंबली थर्ड स्टेट था, है ना, थर्ड स्टेट जो जनरल था उसको, वो अपने आप को नेशनल असेंबली जो है डिक्लेयर करते हैं। अब कहते हैं कि अब हम स्टेट जनरल ना होकर के अब हम नेशनल असेंबली हैं, हम लोग पूरे कंट्री को एक तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए वो अपना नाम जो है जनरल असेंबली से चेंज करके या स्टेट जनरल से चेंज करके, थर्ड स्टेट जनरल से चेंज करके वो अपने आप को नेशनल असेंबली जो है नाम देते हैं। 20 जून 1789 का वो दिन था। और वहीं टेनिस कोर्ट में जो है एक तरह से ओथ लेते हैं कि जब तक हम अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते तब तक हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं। और वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इस जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो जो नेशनल असेंबली बच्चों एक तरह से हो चुका था, ओके, जो स्टेट जनरल था वो अब नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो चुका था। तो नेशनल असेंबली ने जो ओथ लिया था तो उसकी जो लीडिंग कर रहे थे, नेशनल असेंबली की जो लीडिंग कर रहे थे अबेसियस एंड मिराबियो एंड अबेसियस जो है आपके नेशनल असेंबली के लिए लीडिंग कर रहे थे, वो लीडर थे। मीराबियो जो थे एक तरह से नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे, और वो भी चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस बर्थ से दिया जा रहा है ये हटना चाहिए, और इसी के लिए उनकी पावरफुल स्पीचेस होती थी नेशनल असेंबली में। अबेसियस जो थे एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे, एक पादरी वर्ग से थे, एक पुजारी वर्ग से थे, ओके। तो इस तरह से ये दोनों जो है लीडर थे आपके नेशनल असेंबली से। तो अब देखो बच्चों, ये एक तरह से अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो चुका है, वो आपका जो फ्रांस का कंट्री का है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। तो अब अदर साइड क्या हो रहा है, फ्रांस में अदर एरियाज़ में क्या हो रहा था, अदर एरियाज़ में जो है टर्मोइल जो है एक तरह से उथल पुथल मचा हुआ है। और वो क्योंकि जो है उस समय विंटर टाइम था, विंटर टाइम के कारण जो है फसलें बर्बाद हो चुकी थी, ज़्यादा क्रॉप्स नहीं थे, और जो कुछ क्रॉप्स बचे थे उनको जो होल्डर है, मीन्स की होल्डिंग करने वाले, वो उन्होंने होल्ड करके रख लिया था अनाजों को। तो इसलिए जो है कॉमन पीपल के पास वो नहीं पहुंच पा रहा था, और जो पीपल्स थे जो नली उनके शॉप के आगे जो है लाइन लगा के खड़े थे अनाज पाने के लिए। जब उनसे वो ये जो है रहा नहीं गया, लॉन्ग आवर्स खड़े होने के बाद भी उनको रहा नहीं गया, तब उन्होंने क्या किया, उन शॉप जो कीपर थे या जो होल्डर थे उनके दुकानों पे अटैक कर दिया। और अटैक कर दिया तो वहाँ से सारे जो है उन्होंने ग्रेन्स जो है उनको कलेक्ट कर लिए, उसको लूट लिया, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इतना उनका एंगर बढ़ चुका था कि उन्होंने जो बैस्टाइल नाम का एक प्रिजन था, एक जेल था, जो राजा के जो किंग लुई 16 के, या अगर हम बात करें फ्रांस के जो किंग था उसका जो ऑटोक्रेसी का साइन माना जाता था, उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। 14 जुलाई की वो डेट थी, तो 14 जुलाई को उन्होंने बैस्टाइल को तोड़ दिया। इसलिए फ्रांस में नेशनल डे के रूप में 14 जुलाई को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी फ्रांस जो है अपना नेशनल डे
14 जुलाई को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि उसने जो है फ्रांस का बस्टाइल जो ऑटोक्रेसी का साइन था किंग का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये अदर एरियाज़ में हो रहे थे बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें तो कंट्री साइड यानी विलेज के एरिया में क्या हो रहा था, तो विलेज के एरिया में भी एक तरह से र्यूमर फैला था कि कुछ जो है लैंड लॉर्ड जो लैंड के मालिक थे, वो आ कर के उनकी फसलों को बर्बाद करने वाले हैं, और उन्होंने एक तरह से हार्ड लेबर जो है एक गैंग बनाया हुआ है, और ये सारे फसलों को उनके जो है नुकसान कर देंगे। तो यही र्यूमर के कारण जो विलेज के पीपुल जो थे, उन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके विलेज में जो फावड़ा या इस तरह की जो चीज़ें थी, पॉइंटेड जो चीज़ें थी, हो गया, फॉर्क हो गया, तो उसको उन्होंने कलेक्ट कर लिया, और इसलिए कि जिससे कि उनको भगा सके, और जो हार्ड लेबर जो लेकर आ रहा है लैंडलॉर्ड, उनको भगा सके। तो इस तरह से उन्होंने जो लैंडलॉर्ड के जो चिटियोक्स थे, यानी उनके जो महल थे, रेसिडेंशियल प्लेस थे, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। तो बहुत सारे लैंडलॉर्ड को अपने घरों को छोड़ करके आसपास के विलेज में भागना पड़ा, लेकिन उनको भी वहाँ पे भी शरण नहीं मिलती है, वहाँ से भी लोग जो है उनको भगा देते हैं। तो फाइनली जो है ये किंग का सपोर्ट लेते हैं, आसपास के जो नेबरिंग जो एरियाज़ के जो किंग थे उनका सपोर्ट लेते हैं, और फिर वापस आते हैं। ये सब देखते हुए जो है एक तरह से अब फ्रांस का जो रूलर था लुइस 16, वो समझ चुका था कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो इसलिए 1791 में फ्रांस जो है बिकम ए मॉनरेज कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। मॉनरेज कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है मॉनरेज यानी मॉनरेज का मतलब राजा के अधिकारों पे, यानी राजा के ऊपर जो है देख रेख रख सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में अब किंग को क्या करना होगा, काम करना होगा। इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है कौन, लुइस 16। ओके। और लुइस 16 के इस एक्सेप्ट करने के बाद जो नेशनल असेंबली थी, जो जनरल असेंबली, जो स्टेट जनरल, थर्ड स्टेट जनरल के लोग जो नेशनल असेंबली बना चुके थे, उन्होंने जो सारे जो बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस थे उसको हटा दिया। जो चर्च के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया, उसको उन्होंने कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त कर लिया, और जिसके कारण अगर आप देखोगे तो नेशनल असेंबली ने पूरा जो कलेक्शन था मनी का, वो 2 बिलियन लीवर्स किया। इतना ही फ्रांस जो है डेब्ट में था। सोचिए आप, स्टार्टिंग में फ्रांस कितने करोड़ डेप्ट में था, 2 बिलियन लीवर, उतना ही डेप्ट में था। और ये जो जब चर्चेस की मनी जो है जब्त की गई, जो एक्स्ट्रा मनी वो रखे थे, या अगर हम बात करें जो राइट हटाए गए, उससे जो है नेशनल असेंबली को फ़ायदा जो 2 बिलियन लीवर्स का होता है। तो इतना रिकवरी जो है नेशनल असेंबली करता है। तो देखो आपका जो फ्रांस है अब एक मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अब मॉनरेच यानी राजा के पावर को कंट्रोल कर सकता है, जांच कर सकता है। तो क्या नेशनल असेंबली के टाइम में सबको वोटिंग राइट था? तो सबको वोटिंग राइट नहीं था। यहाँ पर कुछ एक्टिव सिटीजन्स थे और कुछ पैसिव सिटीजन्स थे। एक्टिव सिटीजन्स वो जिनको वोटिंग राइट्स था, यानी 25 ईयर्स के कैंडिडेट जिनको वोटिंग राइट था उनको एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। पैसिव सिटीजन्स वो जैसे ओमेन और नॉन प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी तो उनको पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। तो नॉन प्रॉपर्टी में किसको काउंट किया गया? नॉन प्रॉपर्टी में जनरली वो पीपुल्स थे जैसे लेबरर्स हो गए। और प्रॉपर्टी ऑनिंग में मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी थी उसको रखा गया। जैसे सपोज डैट कि अगर एक वर्कर है 3 डेज काम करता है, ठीक है, तो 3 डेज का उसका जो वेजेस है, अगर उस वेजेस के इक्वल अगर कोई टैक्स पे कर रहा है तो उसको प्रॉपर्टी ऑनिंग में रखा गया और उसको वोट देने का राइट था। लेकिन अगर 3 डेज के वेजेस के इक्वल अगर लेबरर है तो उसके 3 डेज के वेजेस के इक्वल अगर कोई टैक्स नहीं पे कर रहा तो उसको नॉन प्रॉपर्टी में रखा गया। इसलिए फ्रांस की जो नेशनल असेंबली था उसमें वोटिंग का जो सिस्टम यही था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो 25 ईयर्स के थे और जो प्रॉपर्टी ऑनिंग थे, जिसके पास प्रॉपर्टी थी, और नॉन प्रॉपर्टी वोमेन को पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। तो नेशनल असेंबली के बनने के बाद देखो फ्रांस के लोगों को कुछ जो है राइट भी दिए गए, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू स्पीच हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया। और ये सारे जो है राइट जो है फ्रांस के लोगों को दिया गया जब नेशनल असेंबली 1791 में बन करके रेडी हो गया। और फ्रांस में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनरेच जो है लागू हो गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है मॉनरेच यानी राजा के पावर को जांच कर सकता है, ये लागू हो गया। तो फ्रांस में जो है पीपल्स को राइट दिए गए, और राइट था राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम, ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे राइट दिए गए। और नेशनल असेंबली ने क्लियरली ये कहा ये सारे जो राइट है ये नेचुरली है, यानी हर एक फ्रांस में जन्म लेने वाला व्यक्ति को ये जन्म से ही ये सारे राइट दिए जाएंगे। तो इस तरह से फ्रांस में नेशनल असेंबली के द्वारा जो है बहुत सारे पीपल्स को ये राइट दिया गया, और जो किंग का जो पावर था वो कम हो गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आ गया। ओके, तो ये स्टोरी थी, इस तरह से रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और 14 जुलाई को,
ठीक है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। और फर्स्ट स्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड के 300 और थर्ड स्टेट के 600। अब जब थर्ड स्टेट के जो लोग थे उन्होंने प्रपोजल रखा कि हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था किसने? लुई 16 ने। तो इसी कारण जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में। और उसके बाद जो है वो अब टेनिस कोर्ट था, जहाँ पर जो स्टेट थर्ड स्टेट जो जनरल स्टेट था वो चेंज हो गया आपके किस में? नेशनल असेंबली। और उसी ने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो 1791 में कंप्लीट हुआ। तो ये स्टोरी थी आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन पार्ट सेकेंड की। नेक्स्ट टाइम वी मीट द third part story of the French Revolution. Okay, thank you and bye. Jai Hind.